हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन का एक टॉपिक फेराडे के विद्युत रसायन का फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम या द्वितीय नियम। ठीक, अभी तक मैंने इसके पहले वाली क्लास में फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ा दिया है। उसके पहले वाली क्लास में पूरा विद्युत अपघटन के बारे में बता दिया है। आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। यह भी बहुत सरल है, ठीक, केवल इसको क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटिव बनाया गया है, बाकी बहुत सरल है। इसको समझना है, मेन रटने पर ध्यान नहीं देना है, समझना है। अगर आपने नियम समझ लिया तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सरल हो जाएगी। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फेराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम पता होना चाहिए। पहला नियम क्या होता है कि देखो, विद्युत अपघटन का मतलब क्या है। पहले जब किसी विद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर पदार्थ मुक्त हो जाता है। जैसे सिंपल अगर उदाहरण लो तो NaCl है, तो NaCl से Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। इसको हम 2NaCl लेते हैं तो 2 Na बन जाते हैं ठोस में, Cl2 बन जाता है गैस अवस्था में। यह विद्युत अपघटन के अंदर होता है। अब ये कैसे होता है तो ये मैंने पूरा इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर बता दिया है। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिंपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कर रहा हूँ कि विद्युत अपघटन के अंदर जो विद्युत अपघटन होता है उसमें पदार्थों का अपघटन हो जाता है, पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, पदार्थ मुक्त हो जाते हैं, इसी को हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। अब इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा है कि कितना पदार्थ मुक्त होता है, तो जितनी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतना पदार्थ मुक्त हो जाता है। अगर आप ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा, कम प्रवाहित करोगे तो कम पदार्थ मुक्त होगा। यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर पदार्थ कौन हो जाएगा, Na या Cl तो गैस बन के उठ जाएगी, लेकिन कैथोड के ऊपर जाकर चिपकेगा कौन, ये Na चिपकेगी, धातु होती है, धातु ठोस बन के उसके ऊपर जाकर चिपक जाएगी। तो अगला यहाँ पर ये क्या है, धातु उसके ऊपर जाकर चिपकेगी, अब चिपकने पर वहां पर मुक्त हो जाएगी। अब कितनी मुक्त होगी, जितनी हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये तो पहले वाला नियम था कि कोई एक विलयन लोगे, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपने जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करी उतना पदार्थ मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड नियम के अंदर क्या हुआ, अब एक की बात तो आपने पहले में बता दी, एक विलयन के बारे में तो पहले वाले में बता दिया, अगर एक से ज्यादा विलयन होंगे तो फिर क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये मैंने बना दिया है, यहाँ पर क्या लिया मैंने, मान लिया इसके अंदर ले लिया CuSO4 का विलयन, पहले वाले के अंदर किसका विलयन लिया, CuSO4 का विलयन, अगले वाले के अंदर किसका लिया, AgNO3 का विलयन। पहले वाले के अंदर CuSO4 का विलयन है, सेकंड वाले में AgNO3 का विलयन है। मतलब दो अलग अलग विद्युत अपघटन के विलयन लिए, दोनों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी। अब यहां पर यह है कि दोनों के अंदर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर क्या था, जैसे हम एक केवल अकेला बनाते हैं, अकेला एक सिंपल इधर बनाता हूं, ये मैंने जो अभी तक बताया वो बता रहा हूं मैं। अभी तक केवल एक विलयन बनाया था, इसके अंदर यहां पर हमने क्या कर दी थी, विद्युत धारा प्रवाहित करी थी। ये बैटरी लगाकर इस टाइप से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी थी। ये वाला प्लस होता है, ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। उधर भी ऐसा ही बना है। फिर अगला इसके अंदर क्या था, हमने विद्युत अपघटन लिया था, विद्युत अपघटन लेने पर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी। प्रवाहित करने पर क्या हुआ था, यहाँ पर सारे प्लस वाले कहां चले गए, माइनस वाले के पास, सारा माइनस वाला कहां चला गया, प्लस वाले के पास, और दोनों अलग अलग हुए थे। जैसे NaCl लिया तो Na अलग हो गया था, Cl अलग हो गया था। अब इसके अंदर हमने पहले नियम के अंदर क्या पढ़ा है कि इसके अंदर जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा Na मुक्त हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रवाहित करी उतना Na मुक्त हो जाएगा। अब आप बोलो सर हम तो बहुत ज्यादा प्रवाहित कर देंगे तो क्या बहुत सारा Na बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितना Na इसके अंदर होगा उतना Na मुक्त हो जाएगा। मतलब जितना NaCl आपने लिया है उससे जितना Na है उतना Na मुक्त हो जाएगा, बाकी अगर खत्म हो गया तो फिर मुक्त नहीं होगा, फिर ये क्रिया बंद हो जाएगी। और ऐसा नहीं आप तो बोल दो कि जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा Na मुक्त होगा, तो आप तो करते गए कि आगे Na मुक्त होता जाएगा, तो ऐसा नहीं, एक लिमिट तो होगा। जहां तक उसके अंदर Na है वहां तक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, जितनी रोटी है उतनी खा सकते हो। मान लिया क्या है, 5 रोटी पड़ी है, आप खाओगे 5 खा सकते हो, बताओ छठी खा सकते हो क्या? अब छठी तो उसके अंदर है ही नहीं, कहां से खाओ, फिर बना के खानी पड़ेगी, वो बात अलग है। वापस इसके अंदर NaCl डाल के फिर क्रिया चलाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जितना है उसके अंदर वही मुक्त होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो वही यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर NaCl के अंदर Na मुक्त होगा, लेकिन कितना मुक्त होगा, जितनी हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अगर हमने कम विद्युत धारा प्रवाहित करी तो Na कम मुक्त होगा, ज्यादा प्रवाहित करी तो Na ज्यादा मुक्त हो जाएगा। अब इधर आते हैं, ये तो एक विलयन की बात थी, एक के लिए बता दिया कि जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा पदार्थ मुक्त हो जाएगा।
लेकिन बताओ ऐसे ही हमने दो विलियन ले लिए, दोनों अलग अलग विलियन लिए हैं, ये CuSO4 है तो ये क्या है AgNO3 है। अब क्या इन दोनों के अंदर भी सेम होगा? इन दोनों के अंदर हमने सेम विद्युत धारा प्रवाहित करी तो क्या दोनों के अंदर बराबर पदार्थ मुक्त होगा? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है। इसके अंदर कौन मुक्त होगा? कॉपर। तो इसके अंदर कौन मुक्त होगा? Ag सिल्वर। यहाँ पर कॉपर मुक्त होगा, यहाँ पर सिल्वर मुक्त होगा। दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, दोनों धातु होती है लेकिन दोनों के गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब फिर बताओ यहाँ पर दोनों में से कौन ज्यादा मुक्त होगा, कौन कम मुक्त होगा? तो इसके लिए फेराडे ने अपना दूसरा नियम दिया है जिसका नाम क्या है? फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। और देखो बहुत सरल तरीके समझाता हूं इसके अंदर। यहाँ पर इसके अंदर एक यूज करते हैं हम तुल्यांकी भार का। अब सर ये तुल्यांकी भार क्या होता है? देखो तुल्यांकी भार निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां लिखता हूं, नीचे नीचे लिखता हूं तुल्यांकी भार का फॉर्मूला। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार को दर्शाते हैं ई से। किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है? तो जैसे किसी परमाणु का अणुभार होता है, सेम वैसा वैसा उसका तुल्यांकी भार भी होता है। ये भार को व्यक्त करने की इकाई है, ये समझ सकते हो आप। बाकी तुल्यांकी भार के बारे में पूरा मैंने इसके पहले वाला चैप्टर है विलियन वाली क्लासेस के अंदर बताया है। उसके अंदर तुल्यांकी भार के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो तुल्यांकी भार का सिंपल मतलब समझ लेना है, ये किसी अणु के भार को व्यक्त करने की इकाई होती है। ठीक, अगला यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। अगर आप ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने अणुभार तो निकालना आता ही होगा, अगर वो भी नहीं आता तो भी बता देंगे। देखो अगर हम पूरे अणु के लिए निकालते हैं तो पूरे अणु का भार लिखना है, अगर हम एक परमाणु के लिए निकालते हैं तो अपने को क्या लिखना है? परमाणु भार लिखना है। बाकी फॉर्मूला क्या होता है? अणुभार होता है, साथ में एक और क्या लगता है? यहाँ पर परमाणु भार भी लगता है, साथ में एक और क्या लग जाएगा? परमाणु भार। अगर आपको केवल परमाणु के लिए निकालना है तो केवल परमाणु का भार रख दो, अगर केवल अणु के लिए निकालना है तो पूरे अणु का भार रख दो। आई बात में? अब देखो होगा क्या, तुल्यांकी भार क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फेराडे का दूसरा नियम था उसके अंदर फेराडे ने बताया था कि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में एक से अधिक विद्युत अपघट्य को जोड़ दिया। अब ये सर श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब एक श्रेणी बना के जोड़ा है। जैसे आप क्लास में बैठते हो एक श्रेणी बना पंक्ति बना के बैठते हो पूरे, एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर, ऐसे बेंच पे बैठते हो पूरे, वैसे वैसे हमने यहाँ पर विद्युत अपघट्य को ले लिया है। मैंने यहाँ पर 2 लिया है, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो हमने श्रेणी क्रम में विद्युत अपघट्य को जोड़ दिया। फिर इसके अंदर बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करी। देखो इसके अंदर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उतनी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? इसके अंदर जितने भी प्लस है, प्लस सारे कहां जाएंगे? माइनस के पास। इसमें जितने भी माइनस है, माइनस सारे कहां जाएंगे? प्लस वाले के पास। सेम इसके अंदर भी होगा, जितने भी प्लस है प्लस कहां जाएंगे? माइनस वाले के पास। जितने भी माइनस है माइनस कहां जाएंगे? प्लस वाले के पास। अब सर ये प्लस माइनस तो आपने कल भी बता दिया था, कल भी ऐसे जा रहे थे, लेकिन अब अपने को बताना है कि दोनों में से किसमें ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा, किसमें कम पदार्थ मुक्त होगा। अब दोनों में पदार्थ कहां पर मुक्त होगा? देखो CuSO4 है, CuSO4 से बनता है Cu2+, बाकी SO4 का तो काम ही नहीं, ये तो गैस बन के उठ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं। इधर AgNO3 से बनता है Ag+, इधर क्या है? Cu2+ बना, इधर क्या है? Ag+ बना। मतलब विलियन के अंदर जो प्लस वाला है वो प्लस वाला कौन है? Ag+ है। इधर प्लस वाला कौन है? Cu2+ है। तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। माइनस वाले के पास जाकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके यहाँ पर ठोस बनकर चिपक जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरा कौन चिपक जाएगा? कॉपर। कॉपर का विलयन लिया तो यहाँ पर कौन चिपक जाएगा? कॉपर चिपक जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ चिपक जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कौन चिपकेगा? ये Ag+, तो Ag यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। कॉपर यहाँ चिपकेगा तो सिल्वर यहाँ चिपक जाएगा। दोनों में देखो पदार्थ मुक्त हो रहा है। अब दोनों में से किसमें ज्यादा मुक्त होगा, किसमें कम मुक्त होगा, अपने को तो मेन ये बताना है। ये कैसे बताएंगे? ये तुल्यांकी भार से बताएंगे। कैसे तुल्यांकी भार से बताएंगे? तो देखो कॉपर और सिल्वर दोनों मुक्त हो रहे हैं, दोनों में से जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा वो पदार्थ ज्यादा मुक्त हो जाएगा, जिसका तुल्यांकी भार कम होगा उस पदार्थ के मुक्त होने की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों किससे डिसाइड करेंगे हम? उसके तुल्यांकी भार से। यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर क्या है? सिल्वर है। दोनों में से जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा वो पदार्थ ज्यादा मुक्त हो जाएगा, या उस पदार्थ के मुक्त होने की मात्रा ज्यादा हो जाएगी।
अब ये सर क्या बोल रहे हो, तो इसको देखो निकाल के बताता हूं। निकाल के कैसे बताएंगे, जैसे इधर कौन मुक्त हो रहा है, कॉपर, तो इधर अपने को कॉपर का तुल्यांक बाहर निकालना पड़ेगा। इधर कौन मुक्त हो रहा है, सिल्वर, तो इधर अपने को सिल्वर का तुल्यांक बाहर निकालना पड़ेगा। अब तुल्यांक बाहर निकालने के लिए देखो कॉपर एक परमाणु है, परमाणु का बाहर निकालने के लिए ऊपर क्या लिखना है, परमाणु बाहर लिखना है। तो यहाँ पर मैं कॉपर का तुल्यांक बाहर निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या लिख दिया, ECU। अब ECU का मतलब क्या है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का तुल्यांक भार। कैसे निकालेंगे, कॉपर का परमाणु भार याद रखना, कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5। कितना होता है कॉपर का परमाणु भार, 63.5। अब इसकी संयोजकता, तो संयोजकता होती है 2+, इसके ऊपर जितना प्लस आता है उसको संयोजकता बोलते हैं। कितनी संयोजकता है, 2+ है, तो बटे में कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। संयोजकता कितनी होती है इसकी, 2 होती है। अब कुछ नहीं, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, एक उधर गया, कितना हो गया, 15। लेकिन दशमलव थी तो हमने ऐसी कैसे दशमलव लगा दी। अब उधर 15 हो गया, तो 2 सती 14 होता है, 14 के बाद 15 में से 14 गया, 1 बचता है, दशमलव लगी है, 1 से 10 बन जाएगा, तो वापस कितना बन जाएगा, ये 2 पंजे 10। तो बताओ कॉपर का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 31.75। अगला वाला इधर देख लेते हैं, सिल्वर के लिए। इधर मैंने अगला सिल्वर के लिए निकाल दिया EAG। अब देखो सिल्वर के लिए ऊपर सिल्वर का परमाणु भार रखना है, सिल्वर का परमाणु भार याद रखना होता है 108। सिल्वर का परमाणु भार कितना होता है, 108 होता है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1+, 1+ मतलब संयोजकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बताओ कॉपर का तुल्यांकी भार कितना, सॉरी सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 108। अगला इधर कॉपर का कितना आया, 31.75। बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है, 31 ज्यादा है कि 108 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, 108 ज्यादा है। तो बताओ इसका तुल्यांकी भार ज्यादा है, तो इसके मुक्त पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब उसका पहले से एक भार ज्यादा है, पहले से एक भार ज्यादा, तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक सिंपल आपको बात बताऊं, तो मैंने क्या ले ली, ये देखो इतनी बड़ी एक बुक ले ली, ये केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की बुक ले ली। इस बुक का अपना कुछ ना कुछ वजन होगा, आधा किलो या 1 किलो, जितना वजन होगा, तो इस बुक का वजन है। अब बताओ इतनी बड़ी अगर हमने लोहे की प्लेट ले ली, तो लोहे की प्लेट के अंदर भी सेम वजन रहेगा कि कम ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा वजन होता है, लोहे की प्लेट में ज्यादा वजन होता है। सेम ऐसा कैसा यहाँ पर भी है। इसका देखो पहले से तुल्यांकी भार कम है, मतलब इसमें पहले से वजन कम होता है। इसका तुल्यांकी भार क्या ज्यादा है, मतलब उसके अंदर पहले से वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब वजन ज्यादा है तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ दोनों में से कौन, किसमें पदार्थ ज्यादा मुक्त होगा, इसमें ज्यादा मुक्त होगा, मतलब सिल्वर ज्यादा मुक्त हो जाएगा। तो इसको हम कैसे, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो जब विद्युत अपघट्य के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है वो पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब दोनों का तुल्यांकी भार लो, जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा उसके अंदर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा, इसका तुल्यांकी भार ज्यादा होता इसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती। अब इसका ज्यादा है तो इसके अंदर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझे पूरा। तो अगला ये सेकंड वाला नियम भी मैंने पूरा इसको एग्जांपल देकर पूरा आपको बताया है, कैसे समझना है इसको। देखो कोई 2 या 2 से अधिक कितने भी आप विद्युत अपघट्य के विलयन ले लो, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, एक लाइन से जोड़ देना है, सभी के अंदर बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करना है। जब सभी के अंदर बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनमें से जो पदार्थ मुक्त होगा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगी। मतलब इतने सारे आपने विद्युत अपघट्य के विलयन लिए, उनमें से जिसमें भी पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्यादा होगा उसका मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। आया बात समझे पूरा। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। इधर डेफिनेशन लिखते हैं पूरी डेफिनेशन, फिर जो मैंने इधर एग्जांपल बनाया है इसी को थ्योरी के साथ में लिखेंगे। देखो एग्जांपल क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन यहां लिखा मैंने, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए विभिन्न, विभिन्न का मतलब कितने भी हो सकते हैं ना, जोड़े गए विभिन्न विद्युत अपघट्यों, जोड़े गए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है, तब अब देखो विद्युत धारा प्रवाहित कर ली, तब विभिन्न इलेक्ट्रोड, देखो ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, तब मैंने बोला तब विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अर्थात करके लिख दो, मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम क्या लिखते हैं, W लिखते हैं, तुल्यांकी भार को हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। तो अर्थात W किसके समानुपाती हो जाएगा, E के समानुपाती हो जाएगा। अब सर ये इतनी बड़ी परिभाषा तो लिख दी, इसको एक और बार समझा दो, एक और बार समझा देते हैं। क्या परिभाषा है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती। अब इतनी लाइन का मतलब समझाता हूं। देखो क्या है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए, हमने दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, और चाहो तो और आगे जोड़ लो। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए विभिन्न विद्युत अपघट्य, विभिन्न का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये विद्युत अपघट्य क्या लिया हमने, CuSO4 लिया, ये क्या लिया, AgNO3 लिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया विभिन्न विद्युत अपघट्यों को, फिर इसके अंदर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करी। देखो बैटरी लगाई एक ही, एक से दोनों के अंदर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। विभिन्न इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रोड अपना अलग है, इसका इलेक्ट्रोड अपना अलग है, इस पे अलग पदार्थ मुक्त हो रहा है, इस पे कौन मुक्त हो रहा है, कॉपर, इस पे कौन मुक्त हो रहा है, सिल्वर। तो देखो विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यही मैंने लिखा है। ये जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है ये किसके समानुपाती हो जाएगी, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगी। मतलब दोनों पदार्थ में से जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्यादा होगा वो पदार्थ ज्यादा मुक्त हो जाएगा, या उस पदार्थ के मुक्त होने की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने कॉपर लिया, सिल्वर लिया, दोनों में से सिल्वर का तुल्यांकी भार ज्यादा है, तो सिल्वर के मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में, तो यही पूरा इसके अंदर लिखा है। अब इसी का जो हमने यहाँ लिखा है इसका उदाहरण बना देते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या लिखा, जो जैसी डेफिनेशन ऐसा कैसा एग्जाम उदाहरण बना दूंगा। उदाहरण क्या है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए CuSO4 व AgNO3 विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, तब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, अब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या बनेगा, देखो इधर लिखा मैंने Cu का भार, बटे में लिखा मैंने Ag का भार। ये भार का मतलब क्या है, Cu के मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ये पूरा ऐसे लिखता हूं और सरल हो जाएगा। यहां लिख दिया मैंने मुक्त Cu का भार, मतलब जो कॉपर मुक्त हुआ है उसका भार, बटे मुक्त Ag का भार, मतलब जो Ag मुक्त हुआ है उसका भार, इक्वल हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार बटे में क्या आ जाएगा, Ag का तुल्यांकी भार। तो ऊपर क्या आ गया, कॉपर का तुल्यांकी भार, बटे में क्या आ गया, Ag का तुल्यांकी भार। अब ये क्या लिखा है सर, देखो मैंने वही तो बताया उधर, यहाँ पर ये पूरा इधर का अलग है ना। यहाँ पर क्या बताया,
कि जो मुक्त कॉपर का भार रहेगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा, मुक्त एजी का भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। मतलब दोनों में से जिसका भार ज्यादा है वो ज्यादा मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो भार को हम क्या लिख सकते हैं, W। कॉपर के लिए मैंने क्या लगा दिया 1, अगर सिल्वर के लिए वहां पर W, सिल्वर के लिए कितना लगा दिया 2 लगा दिया, तो W1 का मतलब कॉपर का भार, W2 का मतलब सिल्वर का भार। फिर अगला इधर तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं, कॉपर के तुल्यांकी भार के लिए 1 लगा दिया, सिल्वर के तुल्यांकी भार के लिए कितना लगा दिया 2 लगा दिया। तो बताओ इधर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के क्या हो गई, समानुपाती हो गई। यही मैंने पूरा इधर इसके अंदर बताया है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट बने तो इसको वापस थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना है, वापस देखना है, क्योंकि ये वाला नियम बहुत कठिन है, ठीक। इसके पहले वाला बहुत सरल है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर इसको पूरा आपको समझना है तो थोड़ा सा वीडियो को देख करके देख लेना, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।